आज बात करेंगे प्राचीन भारत में सिक्कों के इतिहास पर। सिक्का क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर मानव इतिहास को आप देखें तो इतिहास में सिक्का क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इन्फॉर्मेशन हमें सिक्कों से मिलता है। तो सिक्का कॉइन्स जो है हमारे इतिहास के जानने का बहुत सटीक सोर्सेज है। पहला चीज क्या है कि सटीक सोर्सेज है। इतिहास में एक ऐसा कालखंड था जब हमारे इतिहास में सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था, क्वांस का प्रयोग नहीं होता था। अब आप सोचो कि जब क्वांस का प्रयोग नहीं होता था तो मनुष्य के बीच जो है वस्तुओं का विनिमय कैसे होता था, एक्सचेंज कैसे होता था, बार्टर एक्सचेंज से होता था। तो क्या क्वांस जो है हमें प्राक इतिहास में मिलता है? नहीं मिलता है। ताम्रपाषाणिक संस्कृति में मिलता है? नहीं मिलता है। सिंधु सभ्यता में क्वांस मिलता है? नहीं मिलता है। वैदिक काल जो है क्या उसमें क्वांस मिलता है? तो वैदिक काल में कुछ स्रोतों में तो सिक्कों की चर्चा है, लेकिन रियल सीन में अगर आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन है, उस आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन में वैदिक काल से किसी प्रकार के सिक्कों का हमारे पास प्रमाण नहीं मिला है। हमारे पास से भारतीय इतिहास में जो सिक्कों का प्रमाण मिलता है वो सबसे पहले छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मिलता है ना। छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा परिवर्तन वाला काल खंड है। और भारतीय इतिहास में अगर बिहार के इतिहास को आप देखो तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व से बिहार का इतिहास जो है एक तरह से भारत के इतिहास बनने की प्रक्रिया से गुजरती है, क्योंकि बहुत वर्षों तक हम लोगों ने पढ़ा कि बिहार का इतिहास ही भारत का इतिहास है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मगध का जो इतिहास शुरू होता है वो मगध का इतिहास का मतलब उस समय के नॉर्थ इंडिया के भारत का इतिहास है। वर्षों तक मगध जो है भारत के इतिहास का केंद्र बिंदु रहा। तो इसी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे पहले जो है ये सिक्का होता है, जिस सिक्का को हम लोग कहते हैं पंचमार्क सिक्का, है ना। पंचमार्क क्वाइंस ये कब आता है? ये आता है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अब देखो सिक्कों के इतिहास को देखोगे तो मैंने कहा कि इंडस सिविलाइजेशन में सिक्कों का प्रचलन नहीं था। किसी प्रकार के क्वाइंस का प्रमाण जो है इंडस सिविलाइजेशन में हमें नहीं मिला। तो एक ऐसी नगरीय सभ्यता जो नगर वहां पर था, लांड नगर में वो लोग निवास करते थे, लेकिन वो सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे, क्वाइंस का प्रयोग नहीं करते थे। यानी उनकी भी अर्थव्यवस्था जो थी मौद्रिक अर्थव्यवस्था नहीं थी, मोनेटरी इकोनॉमी नहीं थी। सबसे पहले छठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक मौद्रिक अर्थव्यवस्था का विकास होता है। तो प्रश्न ये है कि जब छठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्वाइंस का विकास हुआ, सिक्कों का विकास हुआ, तो किस चीज का सिक्का बनता था, है ना। किस धातु का सिक्का बनता था और वो सिक्का कैसा होता था, है ना, कैसे बनाया जाता था, राइट। तो देखो धातु के बारे में दो चीज हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है कि ज्यादातर सिक्के तांबा के हैं और कुछ चांदी के सिक्के भी हमें इस पीरियड में मिलते हैं। और वो सिक्के बनाए कैसे जाते थे? तो पंच करके बनाए जाते थे। दो पंच मार्क की डिफिनेशन है। कुछ लोगों के अनुसार पंच मार्क हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 5 सिंबल रहती है ना। 5 अलग अलग प्रकार के प्रतीक को उत्कीर्ण किया जाता था। दूसरा है कि इसको पंच करके बनाया जाता था। पंच करके बनाने का मतलब क्या है कि हमने क्या किया कि मेटल को थोड़ा गर्म किया, यानी तांबा और चांदी दोनों ही मुलायम धातु है, तो हमने थोड़ा गर्म किया और दोनों तरफ से कोई बना हुआ ऐसा जो उसको ऐसे दबा दे और दबा के काट के उसको सिक्के
के रूप में निकाल ले और फिर उस पे उत्कीर्ण हो जाए वो सिंबल भी, इसलिए इसको पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं। और ये पंचमार्क सिक्का भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पहली बार हमें इंफॉर्मेशन मिलता है कि हमारे इतिहास में सिक्कों का प्रचलन होता है, और सिक्कों के प्रचलन ने मौद्रिक अर्थव्यवस्था का निर्माण तो किया है। अब दूसरा सवाल ये है कि सिक्कों का निर्माण कौन करता था, यानी कंट्रोल कौन करता था? क्योंकि देखो आज भी हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जो मॉनेटरी सिस्टम है, उस मॉनेटरी सिस्टम के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि 1 रुपया से ज़्यादा का जो सिक्का होता है या 1 रुपया से ज़्यादा वेटेज का जो रुपया है उसको आरबीआई जारी करता है, और 1 रुपया और 1 रुपया से कम के सिक्के जो है वित्त मंत्रालय जो है इशू किया जाता है। यहाँ सवाल है कि यहाँ पर जब सिक्के बनते हैं तो इसको जारी कौन करता है, कौन इशू करता है उस सिक्के को, है ना? अब इसमें दो बात है कि सिक्के जो हैं दो तरह से इशू होते, एक तो राज्य के द्वारा इशू किया जाता है, यानी राज्य, जैसे हमने कहा कि मगध का सिक्का, मगध राज था, है ना? बिम्बसार से हम देखेंगे मगध का किस प्रकार से विकास होता है, तो मगध का सिक्का। अब मगध के सिक्के अलग हैं, कोसल के सिक्के अलग हैं, अवंती के सिक्के अलग हैं, गंधार के सिक्के अलग हैं। यानी जो 16 महाजनपद आप पढ़ते हो, तो 16 महाजनपद के अंतर्गत अलग अलग राज्यों द्वारा अलग अलग प्रकार के सिक्कों का प्रचलन किया गया था। हालांकि उन सिक्कों का निर्माण पंच करके, पंच विधि, पंचिंग विधि जो है उससे किया गया, और उन सिक्कों पर सिंबल था। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें डेवलप हुई भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, कि वहां से गिल्ड सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। गिल्ड सिस्टम का मतलब है कि व्यापारियों का संघ बनता है, शिल्पियों का संघ बनता है। तो चूंकि अभी सिक्कों पर राजकीय नियंत्रण 100% नहीं था, है ना, तो 100% राजकीय नियंत्रण नहीं था, तो इन सिक्कों का निर्माण गिल्ड के द्वारा भी किया जा रहा है, श्रेणियों के द्वारा भी की जा रही है। और गिल्ड के सिक्के भी एक तरह से उसको एक्सेप्ट किया जाता था। इसलिए एक्सेप्ट किया जाता था कि देखो वो टोकन मनी नहीं होता है, ध्यान रखना है। जैसे अभी हम लोग टोकन मनी यूज करते हैं, जैसे एक कागज पर हम सिंबल कर देते हैं कि ये 500 रुपये का कागज है, और लीगल मनी है, लीगल टेंडर है, भारत सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसको गारंटी प्रदान करती है, तो इस तरह से वो लीगल मनी है, टोकन मनी है, तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सिक्के बन रहे हैं, उस सिक्के के लिए जो धातु का इस्तेमाल कर रहे हैं, चांदी या तांबा, तो ये फुल मनी है ना, टोकन मनी नहीं है। उस तांबे का भी उतना ही वैल्यू होगा, उस चांदी का भी उतना ही वैल्यू होगा, और ज़्यादातर एंशिएंट इंडिया में जो सिक्के बन रहे हैं वो फुल मनी बन रहे हैं। उसका वैल्यू जो है, जितना उस धातु का वैल्यू है उतना ही उस सिक्का का वैल्यू होता है। इसलिए यहाँ गिल्ड भी बना रहा है। आप देखिएगा कि ये पंचमार्क सिक्का जो है मौर्य काल में आता है, और मौर्य काल में भी हम पंचमार्क सिक्के का ही प्रयोग करते हैं, राइट। मौर्य स्टेट जो कि भारत का एक बहुत बड़ा स्टेट था, और भारतीय उपमहाद्वीप में अफगानिस्तान से लेकर के और फिर पूरब में बंगाल तक, और दक्षिण में कर्नाटक से लेकर उत्तर में हिमालय में नेपाल तक का जो पूरा एरिया था, कश्मीर, नेपाल, सब मौर्य स्टेट के अंदर में था। उतना बड़ा स्टेट जो है अंग्रेजों का भी नहीं था। ध्यान ये रखना कि अंग्रेज भी भारत पर शासन किए तो उतने बड़े स्टेट पर शासन नहीं किए। मुगल भी उतने बड़े स्टेट पर शासन करने में सक्षम नहीं हुए एक बार में। कुछ समय वो उस उतने बड़े स्टेट पर उनका नियंत्रण था। तो मौर्य स्टेट ने भी इसी प्रकार के जो कॉइन्स है उसको जारी किया। हाँ, इनके जो मौर्य स्टेट के जो सिक्के हैं, उन सिक्कों पर एक तरह से आप देखिएगा इनसे यहाँ पर, तो इन लोगों ने जो सिक्के का प्रचलन किया
वह सिक्का जो है एक तरह से पंचमार्क सिक्के से डिफरेंट था। ठीक है, क्या क्या डिफरेंट था? तो डिफरेंट धातु में भी आ गया था, क्योंकि इंडो ग्रीक के शासकों ने सोने के सिक्के ने गोल्ड क्वांस को जारी किया, और ये गोल्ड क्वांस को जारी करता है तो ये भारतीय इतिहास में सबसे पहले इन लोगों ने गोल्ड क्वांस को जारी किया। एक तो ये इस पे बहुत बड़ा अंतर आता है। दूसरा कि पहले सिक्के पंच करके बनते थे, अब इन लोगों ने ढाल कर सिक्कों को बनाना शुरू किया। यानी इन लोगों ने क्या किया कि एक सांचा का निर्माण किया। ठीक है, और विलुप्त मोम विधि, जो कि आप इंडस सिविलाइजेशन में भी पढ़ते हैं कि वहां पर जो मूर्तियां बनी हैं विलुप्त मोम विधि के माध्यम से बनी है। यानी हम एक सांचा का निर्माण करते थे, उसमें एक छिद्र रखते थे, उस सांचे में हम मेटल को पिघला कर डाल देते थे, और फिर वो मेटल जो है कठोर होता था तो उस सांचे के अनुरूप हो जाता था, और फिर उस मिट्टी के सांचे को तोड़कर निकाल लेते थे। ये टेक्निक जो है यहाँ सिक्कों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जा रहा। तीसरा क्या अंतर है कि पंचमार्क जो सिक्के हैं उस पे राजा की आकृति नहीं है, उस पे देवी देवताओं की आकृति नहीं है, उस पे स्क्रिप्ट नहीं है, उस पे डेट नहीं है। इस कारण से उन सिक्कों को पर्टिकुलर शासक के साथ हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। उसमें जो लिपि नहीं है तो वो मैसेज वो नहीं दे पाते हैं जो कि यहाँ है। उसमें देवी देवताओं की आकृति नहीं है, लेकिन यहाँ देवी देवताओं की आकृति है। इससे क्या हो रहा कि हमें देवी देवताओं के बारे में पता चल रहा, हमें संस्कृति के बारे में पता चल रहा। राजाओं की जो आकृति है उसमें उसके वेशभूषा की भी जानकारी प्राप्त होती है, उसके नाक नक्श की भी जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि फिजिक जो है, जो ग्रीक लोग हैं, जो कि यूरोप के लोग हैं, उनका फिजिकल जो फीचर है इंडिया के लोगों के फिजिकल फीचर से अलग होता है। तो इसकी भी जानकारी हमें इन सिक्कों से प्राप्त होती है। अब आप देखेंगे कि इसके बाद कुषाण और शकु के सिक्के हैं। तो शकु ने तो चांदी के बड़े पैमाने पर सिक्के जारी किए थे, लेकिन कुषाण सिक्के में बीम कडफिशस है ना, बीम कडफिशस जो है कुषाण वंश का राजा है, और वो सोने के सिक्के को जारी करता है, और उसके सोने के सिक्कों पर एक तरह से महादेव, महेश्वर, शिव की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्कों को किसने जारी किया? तो हम कहते हैं इंडो ग्रीक ने जारी किया, लेकिन उसमें एक और जोड़ दिया जाए कि भारत में कौन पहला भारतीय शासक जो है सोने के सिक्के को जारी किया? तो ये बीम कडफिशस है। कुषाण वंश का जो शासक कनिष्क है उसने भी बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए। उसके सोने के सिक्के में शिव की भी आकृति है, बुद्ध की भी आकृति है, राइट। और वासुदेव जो है कुषाण वंश का शासक है वासुदेव, उसके सिक्के में तो कृष्ण की आकृति है, वासुदेव की आकृति है। इससे क्या ज्ञात होता है कि इससे ज्ञात होता है कि जो धार्मिक विविधता थी भारतीय संस्कृति में, जो विविधता थी, उस विविधता की जानकारी इन सिक्कों के इतिहास से मिलती है। जब आप यहाँ पर जाओगे गुप्ता पीरियड में, तो गुप्ता शासकों ने बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए, और उनके सोने के सिक्के कई डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के रहे हैं। जैसे उसमें आप देखोगे व्याघ्र निहंता प्रकार के हैं, धनुर्धारी प्रकार के हैं, बिना वादक प्रकार के हैं, अश्वरोही प्रकार के हैं। ठीक है, तो उनके सिक्के में अलग अलग प्रकार है। और चंद्र कुमार देवी प्रकार का भी एक सिक्का है, जो कि गुप्त वंश का जो पहला जो शासक है चंद्रगुप्त प्रथम, उसकी सिक्का है, जिस सिक्के पर एक तरफ गोल्ड का सिक्का है जिसमें एक तरफ राजा और रानी की आकृति बनी हुई है, और राजा के हाथ में सिंदूरदानी या अंगूठी जैसा कोई चीज है,
और रानी उसको एकटक निहार रही है और पीछे जो का भाग है, उस पीछे के भाग पर सिंहवाहिनी दुर्गा की आकृति है और नीचे लिखा हुआ है लिच्छ वयः, है ना। इससे ये ज्ञात होता है कि कुमार देवी जो है वो लिच्छवी वंश की रानी थी, बेटी थी। उसका विवाह चंद्रगुप्त प्रथम से हुआ था और उसी के याद में चंद्रगुप्त प्रथम ने ये सिक्के जारी किए थे। समुद्रगुप्त ने बड़े पैमाने पर सिक्के जारी किए। उसके सिक्कों में आकृतियां हैं, कला के भी ये प्रमाण हैं, संस्कृति के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में उसको जानकारी दे रहे हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए, उस पे सकारी उपाधि है। उससे क्या ज्ञात होता है कि उसने शकों को पराजित किया, जिसको हम लोग विक्रमादित्य कहते हैं, और शकों को पराजित किया। तो उस पे उसने शकों के मॉडल के चांदी के सिक्के जारी किए, तांबे के भी सिक्के इस पीरियड में जारी किए, बहुत बड़े पैमाने पर। पोस्ट गुप्ता पीरियड में क्या हो रहा कि यहाँ पर रीजनल सिक्के जारी किए जाने लगे हैं। क्योंकि पोस्ट गुप्ता पीरियड में क्या हो रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ स्टेट हो जा रहा, तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ स्टेट हो रहा तो अलग अलग स्टेट के द्वारा अलग अलग सिक्के जारी किए जाते हैं। अर्ली मेडाइवल पीरियड, जबकि आप राजपूत युग है और राजपूत वंश के अलग अलग शासक हैं, अलग अलग शासकों ने डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के सिक्कों को जारी किया है। कभी हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए उस पर स्पेशली बात कर लेंगे। तो इस तरह से आप देखिए कि एंशिएंट इंडिया में सिक्कों का इतिहास जो है भारतीय संस्कृति के ज्ञान के संदर्भ में, भारत में तकनीकी के विकास के संदर्भ में, भारत में अर्थव्यवस्था के विकास के संदर्भ में, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के विकास के संदर्भ में, और भारत में कला, भारत में लिपि, भारत में भाषा, भारत के धर्म प्रथा परंपरा, इन सभी चीज़ों का इंफॉर्मेशन देता है। और इस दृष्टिकोण से ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण